देश के दिग्गज म्यूचुअल फंड मैनेजर्स में से एक हेलियस म्यूचुअल फंड के सीईओ दिनशो ईरानी साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। दिनशो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। शुरुआत ग्लोबल मार्केट से करें या डोमेस्टिक? सर, कहाँ से शुरुआत करना पसंद करें, आप बताएं सर। जी, पहले तो धन्यवाद आपका शो पर आमंत्रित करने के लिए। थैंक यू सर। और आपके दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। तो ग्लोबल मार्केट से शुरू कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल सर, पहले बाहर घूम के आते हैं। चले अमेरिका सर। ठीक है जी। देखिए जी, ग्लोबल मार्केट का तो ऐसा है कि बेसिकली यूएस ही ट्रेंड ले डाउन करता है। तो आप जो वहां देखें तो इमिनेंट रेट कट एक्सपेक्टेड है। लेकिन ये जो रेट कट है वो बैक ऑफ बैड न्यूज के ऊपर है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, थोड़ा स्लो डाउन आ रहा है वहाँ इकोनॉमी में। तो ऐसा लग रहा है कि एक बार के लिए तो वहां पे एक नमी सी आ जाएगी शायद। आप ये रेट कट आए ना आए, मतलब रेट कट आएंगे भी तो, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि फेड एग्रेसिवली कट करेगा। वो कट करना चाहते हैं एग्रेसिवली, लेकिन आज की तारीख में जो दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं, जो दोनों बातें कर रहे हैं वो इन्फ्लेशनरी बातें कर रहे हैं। जैसे कि डोनाल्ड ट्रम्प जी तो बिल्कुल ही इन्फ्लेशनरी बातें कर रहे हैं कि आप पहले तो आप इमिग्रेंट्स को निकाल दीजिए जहाँ पे लेबर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। दूसरा वो बोल रहे हैं कि मैं अक्रॉस द बोर्ड टैरिफ हाइक कर दूंगा और चाइना के ऊपर पेनल्टी लगाऊंगा टैरिफ्स की, इंपोर्ट की। तो वो भी इन्फ्लेशनरी है। और तीसरा जो दोनों बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि इनकम टैक्स कम करेंगे ना। इनकम टैक्स कम करेंगे तो फंडिंग डेफिसिट ही होती है, और तो कोई सोर्स है नहीं उनका उसको फंड करने का। और दूसरा, जैसे इनकम टैक्स कम फंड करेंगे तो ऑब्वियसली कंजम्पशन बढ़ेगा, तो वो इन्फ्लेशनरी है। तो आई थिंक फेड को थोड़ा सावधानी से बरतना पड़ेगा ये रेट कट साइकिल। इसीलिए वो मुझे लगता है बड़े सावधानी से ही कट करेंगे, एग्रेसिव नहीं करेंगे। जिस एग्रेसिव चालू होगा तब शायद आपको दिखेगा कि बाजार में फिर से एक तरह से इंटरेस्ट आना चालू होगा। लेकिन हिस्ट्री आप देखें तो हिस्ट्री यही दिखाती है कि जैसे ही रेट कट साइकिल चालू होता है मार्केट में करेक्शन चालू हो जाता है। और ये पिछले, मैं 2000 से बात कर रहा हूँ, 3 साइकिल ऐसे आए थे और तीनों में आपने करेक्शन देखा था एट द टाइम ऑफ करेक्शन। सो इतना कुछ ब्राइट नहीं लग रहा ग्लोबली आज की तारीख में। और ये जो कच्चा तेल सर घटा है $80 के नीचे 3 साल बाद आया है, खुशी मनाए या गम? जी, एक्चुअली खुशी इस बात की है कि तेल सस्ता हो गया है, लेकिन गम इस बात का है कि तेल सस्ता हुआ है क्योंकि ग्लोबल डिमांड कम हो गई है। तो वो अभी दोनों पलड़े भारी है यहाँ पे। पर लगता है कि गम का ज्यादा शायद माहौल है आज की तारीख में, क्योंकि दोनों मेजर इकोनॉमीज मतलब चाइना और यूएस दोनों स्लो डाउन पाथ पे हैं। चाइना तो पहले से ही चालू है इसका स्लो डाउन, मतलब कोविड के बाद रिकवरी नहीं हुआ। 2 साल से उल्टा डाउन ही दिख रहा है वहां पे। तो दोनों इकोनॉमी आप सोचिए कि 1/4 ग्लोबल जीडीपी को अकाउंट करती है, तो दोनों अगर जो प्रेशर में रहे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम रहेगा इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स वगैरह। परफेक्ट। तो यानी कि बाहर से कोई अच्छी खबर है नहीं। दोनों सर ने बताया कि मामला ढीला ढाला, चाहे रेट कट हो चाहे कच्चा तेल नीचे आए। अब बताइए सर, अपने हाल क्या है? जी, अपने हाल एक्चुअली फॉर्चुनेटली काफी अच्छे लग रहे हैं। हाँ। लग रहे हैं इन द सेंस कि इंडिया का, बिकॉज जैसे मैंने बोला चाइना में बिल्कुल ही ढीलापन चालू है, तो उसके चलते इंडिया का वेट MSCI EM में पहली बारी शायद देखा होगा मैंने, जो चाइना को चैलेंज कर रहा है, मतलब ऑलरेडी क्रॉस हो गया है वहां से वेट हमारा। तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव खबर है। इसलिए आप देख रहे हैं कि FI के फ्लोज अभी इंडिया में फिर से एक तरह से चालू हो गए हैं, जबकि काफी आई थिंक कॉशियस फ्लोज हैं, क्योंकि जैसे ही उनको कोई डील दिखती है मार्केट में, जैसे डिस्काउंट सेल्स जैसे हो रहे हैं, तो उसके तभी आते हैं वो लेने, और इसीलिए आपको पॉजिटिव फ्लोज दिख रहे हैं। तो वो होपफुली जारी रहेगा। और दूसरा, डोमेस्टिक फ्लोज तो आपने देख ही लिए कि वहां पे भी काफी हद तक कोई नमी नहीं आई है, और इनफैक्ट स्ट्रेंथन ही हुए हैं, सिप तो और बढ़ गए हैं थोड़े बहुत। तो इसलिए हमें लग रहा है कि फ्लोज के हिसाब से मार्केट में काफी स्ट्रेंथ है आज की तारीख में। लेकिन अगर जो आप फ्लोज को बाजू में रखें और फंडामेंटल देखें, तो फंडामेंट में थोड़ा हमें थोड़ी नमी वापस देखने लग गई है यहाँ पे। सितंबर, सॉरी, आपने मार्च के नंबर्स तो देखे ही थे। उसके बाद निफ्टी में कट आया था अर्निंग्स में। अगेन जो जून के नंबर आए थे उसके बाद भी निफ्टी में कट आया है। तो 2 क्वार्टर से कट दिख रहा है आपको, विच इज नॉट गुड न्यूज। और वैल्यूएशन वैसे ही हमारे काफी स्ट्रेच हो चुके हैं। बट एक यही है सिल्वर लाइनिंग कि आज की तारीख में
प्रॉब्ली इंडिया ही ऐसी इकोनॉमी है जो आपको इतनी स्ट्रांग ग्रोथ दिखाने वाली है, तो इसलिए फ्लोज जारी रहेंगे और वही हमें पॉजिटिव लग रहा है। लेकिन पॉकेट्स में ऑब्वियसली आप अगर जो ओवरऑल मार्केट की बात करें तो हमें लग रहा है कि एक टाइम करेक्शन से आपको दिखेगा, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे करके, करेक्शन भी ज्यादा नहीं होगा और ग्रोथ आई मीन एज एन रैली भी ज्यादा नहीं होगी। लेकिन हमें यही लग रहा है कि क्योंकि जैसे मैंने बोला कि इनसाइडर सप्लाई काफी जोरों से आ रहा है, तो हम्म। वही आई थिंक एक सप्लाई वो है जो आपको ठीक रखेगा वहां पे। ठीक बात है। तो फ्लोज मजबूत है सर। कल ही आए एमफी के नंबर्स आपके, तो एकदम म्यूचुअल फंड में तो चांदी चांदी है, बढ़िया पैसे पैसे आ रहे हैं, आने भी चाहिए। ज़्यादा डोमेस्टिक फंड्स के थ्रू पैसा आए बाजार में वो ज़्यादा बेहतर है। सप्लाई है तो दोनों तरफ से आपकी बैलेंस बना रहेगा। लेकिन आपने कहा कुछ कुछ पॉकेट्स है, एक पॉकेट पे आपसे राय लेना चाहता हूँ, न्यू एज कंपनीज। और हाल ही में मैं देख भी रहा था आपका आपके जो मंथली रिपोर्ट्स आती हैं उसमें कुछ न्यू एज कंपनीज में आपने पैसा भी लगाया, एक आध पेटीएम जैसे शेयर भी है। नो डाउट कोई स्टॉक स्पेसिफिक आपकी ओपिनियन नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ इन जनरल इस स्पेस में क्या किस तरह के मौके आप देख रहे हैं सर? जी, यहाँ पे एक्चुअली हमें तो बहुत ही जैसे हमें तो लगता है कि वो एक एरिया है जो आपको जो भी हो हमारे इकोनॉमी में वो एरिया ग्रो होता रहेगा, क्योंकि काफी एक नेसेंट एरिया है, एक नया एरिया है जो ग्रोथ दिखा सकता है और पोटेंशियल काफी है हमारी कंट्री में। आपने जो न्यू एज कंपनी बोली, एक तो ऑब्वियस जो फूड डिलीवरी है, क्विक कॉमर्स है, फिर फिनटेक कंपनी है। इनफैक्ट एक कंपनी जो मिली वो कार्स में भी है, विच इज अ प्लेटफॉर्म कंपनी अगेन। और एक और जो हमने नई कंपनी ली वो हमने ली फार्मा स्पेस में, जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है R&D सर्विसेज के लिए। तो वैसी कंपनी, काफी नए नए मॉडल्स आ रहे हैं हमारे लिए और हमें काफी हद तक ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। D2C कंपनीज भी हैं हमारे पास। सो इसलिए हमें लग रहा है कि ये जो एरिया है वो एक ना ही ग्रोथ प्रोवाइड करेगा, पर ऑल्सो एक तरह से एक सेफ्टी एरिया है जहां पे आपको ग्रोथ दिखती रहेगी, ऑब्वियसली यू कैन एब्जॉर्ब। तो हमें तो काफी यहाँ पे बुलिश लग रहा है इस सेगमेंट में। आपने जो फिनटेक कंपनी कही जिसका नाम लिया, वो काफी हद तक हमने मतलब हमने जब एक रेगुलेटरी एक्शन आया था वहां पे, तो हमने हाथ नहीं लगाया था उस कंपनी को, हमने लेट इट बी, लेट इट करेक्ट। और 2% वेट हमारा 1% हो गया था और उससे कम भी हो गया था इनफैक्ट बीच में तो। लेकिन जैसे ही रेगुलेटरी पॉजिटिव एक्शंस आने लग गए, हमने ऐड करना चालू कर दिए हैं वहां पे। और हमें लग रहा है कि ये एक अच्छी ग्रोथ स्टोरी बन सकती है आगे चल के, अपार्ट फ्रॉम द अदर प्लेटफॉर्म कंपनीज दैट वी हैव। बिल्कुल, ये यही आपकी बड़ी खूबी और खासियत है कि एंट्री किस लेवल पर और किस समय पर करनी, जहाँ से चीज़ें बेहतर होती दिखे, ताकि रिटर्न आप मैक्सिमाइज कर पाएं अपने इन्वेस्टर्स के लिए। और कहाँ मौके देखने से इस बाजार में जहाँ पे आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट किए जा सकते हैं? जी, एक एरिया जो हमने रीसेंट ये क्वार्टरली नंबर्स के बाद जो हमने निकाला, मतलब पहले ही जो नंबर आए शुरुआत में, वो था IT स्पेस। हमें ये लग रहा है कि यहाँ पे अभी हो चुका है, मतलब बेसिकली जो आपको वर्स्ट क्वार्टर था वो आपका पास हो चुका है। और जैसे मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि हमारे लिए TCS एक्चुअली एक बेलवेदर है, लीड इंडिकेटर है IT स्पेस का। तो जब TCS के नंबर आए, आई थिंक 11 या 12 तारीख को आए थे जुलाई की, तो उन्होंने ये दिखाया कि जो एम्प्लॉई है वहां पे उन्होंने एडिशन किया। और वो काफी अरसे के बाद एक क्वार्टर में उन्होंने एम्प्लॉय एडिशन चालू किया था। तो हमें दूसरा जो हमने जो उनके वो गाइडेंस देते नहीं है वैसे, पर जो बिटवीन द लाइंस पढ़ना पड़ता है, या तो बॉडी लैंग्वेज देखनी पड़ती है, वो कमेंट्री सुननी पड़ती है, तो उससे हमें लगा कि एक एक कॉन्फिडेंस सा बिल्ड हो रहा है उनके मैनेजमेंट में आगे के ग्रोथ के लिए। और इसलिए हमें लगा कि ये सेक्टर में अभी आपको आस्ते आस्ते करके पोजीशन बढ़ानी पड़ेगी। और इनफैक्ट वो हमने चालू भी कर दिए है। जो आपने नंबर देखे होंगे हमारे जुलाई एंड के जो, सॉरी अगस्त एंड के जो नंबर आए थे, उसमें आपने देखा होगा IT काफी हद तक हमारा बढ़ रहा है हमारे स्पेस में। तो ये, और दूसरा ये रीजन था कि एक तो ये मार्केट में जहां आप टाइम करेक्शन देख रहे हैं, तो यू नीड टू, आपको ऐसी स्टोरियां चाहिए जहां पे आपको एक स्टेडी ग्रोथ दिख सके। और एक तो आपने देख लिया था जैसे FMCG में, जो हमें हमें एक्चुअली पसंद नहीं है वो स्पेस, क्योंकि वहां ग्रोथ रेट सिंगल डिजिट है, हाई सिंगल डिजिट की ग्रोथ रेट है, और वैल्यूएशन 70-80 टाइम है। यहाँ पे तो आपको एक मिड टीन्स की तरह ग्रोथ मिल रही है, और वैल्यूएशन है जो आधे से भी कम है FMCG से। तो इसलिए हमें लगा कि ये एक स्पेस है जहाँ पे आपको सेफ्टी काफी हद तक मिल सकती है और ग्रोथ भी दिख सकती है ऑन अ स्टडी बेसिस। और यही हमें आइडियाज चाहिए आज की तारीख में ये मार्केट में।